अध्याय 79.1 द टॉवर ऑफ गॉड, बैटल हाइमन ऑफ फ्यूरी। किन परिस्थितियों में एक अजनबी आपको किसी और के नाम से बुलाएगा? ए. आप उस व्यक्ति के समान दिखते हैं। बी. आप उस व्यक्ति के समान कार्य करते हैं। सी. आप उस व्यक्ति हैं। डूजी ने इसका पता लगाने की कोशिश की। जब से कोरेलॉन ने कहा कि पिता कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति ब्रह्म की एक भयानक स्थिति में रहा है, वह निर्माता भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इस तरह की अच्छी इंटेल प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए डूजी ने उनके दिमाग में विभिन्न संभावनाओं को सूचीबद्ध किया। कोरेलॉन की प्रतिक्रिया के आधार पर जब उसने पहली बार उसकी ओर देखा तो डूजी ने पहली संभावना को खारिज कर दिया। आखिरकार अगर वह वास्तव में सृजन के देवता की तरह दिखता था तो कोरेलॉन ने उसे पहली नज़र में पिता भगवान कहा होता। दूसरी संभावना यह है कि डूजी को लगता है कि सबसे अधिक संभावना है उसके पास एक ही स्वभाव या आभा या कुछ और हो सकता है जो निर्माता भगवान के समान है। चूंकि इसे योगिनी देवताओं के नेता द्वारा मान्यता दी गई थी, तब उस समानता को कुछ विशेष विशेषता होनी चाहिए जो केवल निर्माता भगवान के पास है। इस अनुमान को बढ़ाया जा सकता है, शायद वह और उस देवता की सृष्टि का कुछ प्रकार का संबंध है और एक दिन बॉस बाहर कूदेंगे और उससे कहेंगे, वास्तव में मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह अनुमान इतना भयानक था कि कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति के मस्तिष्क ने एक रिसाव उछला। डूजी ने अपना ध्यान तीसरी संभावना पर बदल दिया। ये बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन यह संभव है कि सब कुछ संभव है और जो कुछ भी संभव है वह सच है, सच्चाई है और इसी तरह। डूजी ने एक उपन्यास की दुनिया में अवैज्ञानिक रूप से पार कर लिया है। शायद एक दिन उन्हें इस दुनिया की शुरुआत में ले जाया जाएगा और सृजन का देवता बन जाएगा। यदि यह सृजन का देवता है तो किसी की उपस्थिति को बदलना उसके लिए कठिन नहीं होगा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता है उतना ही अधिक लगता है कि यह सत्य की तरह लगता है। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक बेशर्मी से एक ही उपन्यास बनाया। सृजन के शीर्षक का देवता बहुत ही सुरुचिपूर्ण और पश्चिमी लग रहा था। उसकी आंख के कोने से डूजी ने जू की झलक दी। नायक यहाँ है, अंत बॉस यहाँ है, केवल एक चीज है, मो भगवान, हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अंत बॉस को अंततः नायक द्वारा नीचे धकेल दिया जाएगा, फिर जान को गले नहीं लगाएगा। एक डूजी ने सोचा कि अगर वह वास्तव में आखिरी मालिक बन गया तो मो भगवान अभी भी उसे नीचे धकेल देगा, जैसा कि मुलॉर्ड ने डूजी को नीचे धकेलने के बाद क्या किया था। हाँ, डूजी अपने चेहरे को ढकना चाहता था। हर बार जब वह एक संभावना के बारे में सोचता था तो यह वास्तव में बेवकूफ कुछ में बदल गया। अब वह कोरेलॉन की जानकारी का उपयोग करके किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है। केवल एक चीज जो वह कर सकता है वह है अगले परीक्षण पर उसकी आशाओं को पिन करना। यदि एंजल रेस का सिमुलेशन अगला है तो प्रकाश की तसुंदरे देवता को निश्चित रूप से निर्माता भगवान के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। डूजी, शियू और अन्य हॉल में इंतजार कर रहे थे। स्टोन प्लेटफार्मों पर 5 मूर्तियां दिखाई दी। डूजी ने उसके चारों ओर देखा और जू पर अपना ध्यान आकर्षित किया जो थंडर रेजिमेंट की रिपोर्ट सुन रहा था। ट्री ऑफ लाइफ में उनके सहयोग के पुनर्मिलन के कारण न केवल उनकी टीम बड़ी हो गई है, उन्हें अब टॉवर ऑफ गॉड के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। उनकी रिपोर्ट को सुनकर डूजी ने अपने पैरों के नीचे से एक ठंड महसूस की। राहेल के अनुसार थंडर रेजिमेंट में कुल 300 लोग हैं जिन्हें 50 टीमों में विभाजित किया गया था। ज्ञात हताहतों की संख्या आधी हो गई है। जो बच गए वे तलवार संत और युद्ध भगवान के स्तर पर थे। भगवान का टॉवर इतना क्रूर है। जब उन्होंने टॉवर में थंडर रेजिमेंट के अनुभवों के बारे में सुना तो डूजी को एहसास हुआ कि जू के नेतृत्व ने टॉवर पर चढ़ना बहुत आसान बना दिया। उदाहरण के लिए, यदि ये दानव दौड़ का परीक्षण था तो अन्य टीमों को अंतिम स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा और पूरे महाद्वीप में कुछ ही लोग भी बाल को हरा पाएंगे। इसके अलावा मरे रेस के परीक्षण के बारे में मानव के पलटवार के कारण अंतिम भाग सबसे कठिन है। एक बार जब टॉवर पर्वतारोही की सेना 800 तक पहुंच जाती है तो प्रकाश का मंदिर 12 कुलीन शूरवीरों को बाहर भेज देगा जिन्हें मरे से पराजित नहीं किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरे कितने मजबूत हैं, वे शूरवीरों के हाथों में मर जाएंगे। लाइट के मंदिर के शूरवीरों के साथ युद्ध में शामिल होने के साथ मरे हुई सेना को कुलों को नुकसान होगा और अगर मरे हुए सेना की संख्या 500 से नीचे गिर जाती है तो भगवान का टॉवर ट्रायल को विफलता देगा। डूजी ने महसूस किया कि यह बहुत अच्छा था कि वे उस समय राहेल से मिले और सीधे बॉस की लड़ाई में जाने के लिए परीक्षण के सबसे कठिन हिस्से को छोड़ दिया। जब थंडर रेजिमेंट ने लुइस से मुलाकात की तो शियू की तुलना में, जिन्होंने बेवजह उस लड़ाई को जीता, थंडर रेजिमेंट टीम के पास बहुत मुश्किल समय था और उन्हें अपने कॉमरेड का बलिदान करना पड़ा जिससे उसे लुई के साथ मारा गया। मानव जाति के परीक्षण के बारे में थंडर रेजिमेंट के सदस्यों ने जो मिले थे उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया था और डूजी ने सोचा कि यह शायद इसलिए था क्योंकि थंडर रेजिमेंट के सदस्य जिन्हें उस स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया था शायद अभी भी वहां फंस गए थे। यद्यपि मानव सिमुलेशन हानिरहित है, ये टॉवर पर्वतारोही को फंसा सकता है। कोई भी स्फिंक्स के सवालों का जवाब खोजने के बिना ज्ञान के मंदिर से नहीं बचता है। डूजी ने आह भरी। सौभाग्य से वे एंटोनियो से मिले। डूजी अचानक जम गया।
उसके सिर में विचार की एक फ्लैश ने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। एक बार एक संयोग है, 2 बार भाग्य है, तीसरी और चौथी बार। मरे ट्रायल में वे राहेल से मिले, मानव परीक्षण में वे एंटोनियो से मिले। ड्रैगन ट्रायल में डूजी को पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन शियू ने कहा कि वह किसी से मिला और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। दानव और ELF परीक्षणों के लिए यू की पहचान ने चौकियों की कठिनाई को बहुत कम कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉवर ऑफ गॉड के किस स्तर पर, उन्हें बहुत सारे फायदे मिले। या तो वे किसी से मिले या उनकी मदद करने के लिए, या यू की पहचान उनका ट्रम्प कार्ड था, इसलिए उनके लिए टॉवर पर चढ़ना आसान था। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ने शिवू को सर्वोच्च भगवान बनने में मदद करने के लक्ष्य के साथ उनकी मदद की है। थंडर रेजिमेंट टीमों के दृष्टिकोण से कुलीन सैनिक केवल 1 या 2 परीक्षणों को पास कर सकते हैं, इससे पहले कि वे लगभग नष्ट हो गए। यहाँ तक कि अगर यह एक अतिशयोक्ति है, तो वर्तमान टॉवर पर्वतारोही शायद केवल 3 से 4 परीक्षणों को पूरा करने में सक्षम होंगे, जबकि यू पहले ही 5 परीक्षण समाप्त कर चुके हैं। डूजी को कोई संदेह नहीं है कि टॉवर के शीर्ष पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से यू होगा। क्या विपरीत है, ईश्वर का टॉवर दूसरों के लिए बहुत क्रूर है, लेकिन शियू के लिए इतना दयालु है। राहेल उन परीक्षणों के बारे में बात कर रही थी जो उन्होंने अतीत में सामना किया था। उसने उन परीक्षणों का वर्णन करना शुरू कर दिया जो वे अभी तक नहीं गए थे। वे जो मूर्तियां प्राप्त करने के लिए अभी तक गनोम, एंजल और बीस्टकिन हैं। गनोम रेस सिमुलेशन के बारे में वे पहले से ही जानते हैं कि यह गनोम खंडहर में होगा। वे अभी भी एंजल रेस के परीक्षण के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि थंडर रेजिमेंट सदस्यों में से किसी ने भी इसे पूरा नहीं किया है। डूजी ने सोचा कि जो राक्षस वहां गए थे वे शायद प्रकाश के देवता को गुस्सा करते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बीस्टकिन परीक्षण के बारे में है। अपनी टीम के एकमात्र उत्तरजीवी गैब्रियल ने रिपोर्ट बनाई। उनके सभी साथियों को मार दिया गया था। उद्धरण चिन्ह ... 5 साथियों को चुनने के बाद हम युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। जब हम गए तो हमने कई अन्य टॉवर पर्वतारोहियों को देखा, जिनमें से सभी उस युद्ध के मैदान के अंदर थे। पूरा युद्ध का मैदान एक ऐसा क्षेत्र था जहां जादू की मनाही थी। एक बार जब लड़ाई भजन शुरू होती है तो अलग अलग टीमें एक दूसरे पर हमला करेंगी। पहले तो हमें नहीं पता था कि लड़ाई भजन खतरनाक था। हम केवल ये जानते थे कि हमारे साहस और शक्ति में वृद्धि हुई थी और हमें लड़ने का आग्रह था, गैब्रियल ने कहा। जिस समय हमने महसूस किया कि लड़ने का आग्रह लंबा और लंबा हो गया, धीरे धीरे हमने अपना दिमाग खो दिया। उद्धरण चिन्ह जब तक मैंने अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल किया, तब तक ये सब खत्म हो गया था। डूजी ने चुपचाप गैब्रियल की कहानी के अंत को सुना। उन्होंने उन टीम के साथियों के नामों की सूचना दी जिन्होंने अपने हाथों में मौत पाई थी। भले ही दानव की दौड़ क्रूर है, लेकिन गैब्रियल के पीले चेहरे ने दिखाया कि इस परीक्षण में अपने साथियों को मारना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। इस संबंध में बीस्टकिन परीक्षण सभी परीक्षणों के लिए क्रूर है। डूजी ईमानदारी से उम्मीद करता है कि वे अगले बीस्टकिन परीक्षण का सामना नहीं करेंगे, लेकिन आप जो सबसे ज्यादा डरते हैं वह ये है कि आगे क्या होने की संभावना है। डूजी अवाक ने एक बीस्टकिन जनजाति के गांव के भगवान के सिमुलेशन के टॉवर को देखा, जो उन्हें प्रकाश के दरवाजे से गुजरने के बाद मिला। आदिवासी प्रमुखों ने बताया कि यू को उनके साथ युद्ध के मैदान में जाने के लिए 5 साथियों का चयन करना चाहिए। उनकी टीम के अन्य सदस्य लड़ाकों की वापसी के लिए बाहर इंतजार कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि टॉवर पर्वतारोही भी कुछ बीस्टकिन जनजातीय योद्धाओं को उनके साथ युद्ध के मैदान में जाने के लिए चुन सकते हैं। यह एकल टॉवर पर्वतारोहियों के लिए भगवान की रियायत का टॉवर होना चाहिए। यू ने सभी पर नजर डाली और फिर उसकी टकटकी आखिरकार डूजी पर बस गई। बीस्टकिन परीक्षण के भयावह प्रकृति के बारे में जानने के बाद वह इस बार डूजी को अपनी तरफ नहीं रख सकते। ये पुष्टि करने के बाद कि जो लोग गांव में रहते हैं वे बिल्कुल सुरक्षित हैं, यू ने जनजाति से 4 बीस्टकिन सेनानियों का चयन किया। वास्तव में यू मूल रूप से 5 बीस्टकिन सेनानियों का चयन करने का इरादा रखता था, लेकिन जो दानव ने ट्रायल से बचने के लिए भाग लिया उसमें शामिल होने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। चूंकि गैब्रियल को युद्ध के मैदान में अनुभव था, यू उसे साथ लाने के लिए सहमत हो गया। लॉर्ड यू, कृपया सावधान रहें, दानव बहनों ने उत्सुकता से कहा। चिंता मत करो, मैं छोटे मास्टर की अच्छी देखभाल करूंगा। बूढ़े जॉन ने हंसते हुए दोनों बहनों को आराम दिया। एक यांत्रिक कठपुतली के रूप में उन्हें 5 साथियों में नहीं गिना गया था ताकि वह टीम में शामिल हो सके। राहेल गैब्रियल से यू की रक्षा के लिए आग्रह कर रही थी। यू ने गर्दन के पीछे से मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह नीचे झुक गया और डूजेट के सॉफ्ट येलो को चूमा। मेरे वापस आने के लिए प्रतीक्षा करें। डूजी ने अपने कान पर एक अच्छा स्पर्श महसूस किया, फिर मिंट की तरह एक ठंडी जलन वाली सनसनी जो उसे अपने दिल में सभी तरह से छेदने लगती थी। उसने अपने हाथों से अपने हाथों को ढांक लिया और ऊपर देखा, लेकिन वह सब देख सकता था कि वह चांदी के बालों वाली एल्फ की पीठ थी। गांव के विशाल लकड़ी के दरवाजे बंद हो गए जैसे कि वह शिवू के आंकड़े को निगल रहा था, क्योंकि वह और अन्य युद्ध के मैदान के अंदर चले गए थे। डूजी ने बंद दरवाजे को देखा। वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। अध्याय 79.2 द टॉवर ऑफ गॉड, बैटल हाइमन ऑफ फ्यूरी।
गांव में पीछे रहने वाले लोगों के ईश्वर के उपचार का टॉवर काफी अच्छा था। उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज के साथ प्रदान किया गया था और डूजी भी स्नान करने में सक्षम था। एक नर्म बिस्तर पर झूठ बोलते हुए डूजी ने सोचा कि जिस व्यक्ति को आराम की जरूरत थी वह यहाँ नहीं थी। उसने अपने हाथों को देखा। एल्फ ट्रायल के बाद उनके हाथ की पारदर्शी सारी स्थिति कभी भी फिर से प्रकट नहीं हुई, लेकिन डूजेड के दिल में चिंता ज्यादा नहीं हुई है। उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय नहीं बचा है। जनजाति के जानवर केवल भगवान के टॉवर द्वारा बनाए गए नकली हैं। वे बात नहीं कर सकते हैं और केवल एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ सकते हैं। डूजी ने उस जगह की खोज की, विशेष रूप से लकड़ी की विशाल दीवारें जो बीस्टकिन गांव की परिक्रमा करती थीं और युद्ध के मैदान के अपने दृष्टिकोण को अवरुद्ध करती थीं। यहाँ तक कि लड़ाई भजन की आवाज, जिसे हिंसक और जोर से कहा गया था, सुना नहीं जा सका। इसलिए डूजी केवल कुछ दिनों के लिए दरवाजों के सामने बैठ सकता था। वह जू के बारे में चिंतित नहीं था, चाहे वह मोलॉर्ड की अपनी शक्ति या बल की मदद कर रहा हो। जो उसकी मदद कर रहा था, अंतिम विजेता निश्चित रूप से जू होगा। डूजी को केवल उसके लिए इंतजार करना था। 10वें दिन पाठक अपने नायक की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि डूजी हमेशा से जानता था कि शियू विजेता होगा, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी दुखद जीत होगी। भारी दरवाजे धीरे धीरे खुले हुए। डूजी प्रसन्न था और कूद गया, लेकिन दरवाजों के पीछे की हवा ने एक मजबूत गंध लाया जिसने उसे चौंका दिया। एक अमीर तीव्र रक्त की गंध हवा में मोटी थी, अपनी शक्ति के साथ अपने नथुने को घुट कर रही थी। जैसे ही लकड़ी के दरवाजे खुले, एरियल ने अपना मुंह ढक दिया। मुर का चेहरा काला हो गया। दानव बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यहाँ तक कि राहेल, जो खूनी दृश्यों के आदी थे, भी परेशान लग रहे थे। विशाल लकड़ी के दरवाजों ने पूरी तरह से खोला और नरक से बाहर एक दृश्य प्रस्तुत किया जो मांस और रक्त के साथ चित्रित किया गया था। इसे केवल एक मांस की चक्की के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अंग और आंतरिक अंग चारों ओर बिखरे हुए थे और एक खूनी गंदगी में एक साथ मिलाया गया था। डूजी ने अवशेषों को देखा और अपनी लार को निगलने के लिए कठिन पाया। शव गायब नहीं हुए क्योंकि वे भगवान के टॉवर द्वारा बनाई गई प्रतियां नहीं थीं, वे असली लोग थे। कुछ लाशों की स्थिति और स्थिति से ये देखा जा सकता है कि उनमें से कई अपने स्वयं के साथियों के हाथों मर गए। खून की खुशबू उसकी आंखों को फाड़ रही थी। डूजी ने झपकाया और खुद को उस व्यक्ति को खोजने के लिए खूनी लाशों के भयानक टीले को देखने के लिए मजबूर किया जिसे वह ढूंढ रहा था। फिर उसने रेड लान बीस्टकिन को देखा जो शवों के ढेर पर खड़ा था। जू अब अपने बीस्टकिन रूप में था और उसके शरीर का काफी हिस्सा एक जानवर में बदल गया है। उसका चेहरा और हथियार लाल आदिवासी टैटू से ढके हुए थे। जू अपनी गर्दन से एक व्यक्ति को पकड़ रहा था, उसे ऊंचा उठा रहा था। उसकी लंबी शेर की पूंछ नीचे लटकती है और खुशी में आगे पीछे लहराती है। डूजी ये देखकर हैरान रह गया कि जिस व्यक्ति ने जीयू को पकड़ लिया था वह गैब्रियल था। दानव का चेहरा चमकदार लाल था, उसके कई घावों से रक्त टपक रहा था और जू के चेहरे पर गिर रहा था। जू की क्रूर मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति पर जोर दे रहा था। वह है उसकी महारानी? राहेल ने झिझकते हुए पूछा। जू के शेर के कान चिकोटी वह राहेल की आवाज से चिंतित हो रहा था। वह पीछे मुड़ा, पिघले हुए सोने की आंखों का खुलासा करते हुए जो सभी के ऊपर बह गया, फिर डूजी पर गिर गया। एक पल के लिए डूजी को लगा कि वह एक जानवर की आंखों से पकड़ा गया था। सावधान रहें, एक बेहोश आवाज शरीर के ढेर से आई। डूजी ने देखा कि यह पुराना जॉन था जिसका शरीर आधे में काटा गया था। यांत्रिक कठपुतली ने उन्हें चेतावनी दी, छोटे मास्टर ने अपना कारण खो दिया है। आपको ये कहना नहीं है, ये छोटा छात्र पहले से ही जानता है। क्यूक, उसने देखा कि जब जू ने गैब्रियल को एक तरफ फेंक दिया और उसके पास आया। डूजी घबराए हुए शिकार की तरह जमे हुए थे। सौभाग्य से डूसर के लिए बीस्टकिन देवताओं के नेता आ गए, अनजाने में पाठक को बचाने के लिए। ब्रूश कई बीस्टकिन देवताओं के साथ था। जब उन्होंने युद्ध के मैदान की स्थिति को देखा तो बीस्टकिन लॉर्ड की आंखें आश्चर्य के संकेत के साथ चमक गईं। बीस्टकिन देवताओं की उपस्थिति ने जू का ध्यान आकर्षित किया। जू ने बीस्टकिन देवताओं के समूह की ओर देखा और शिकार के लिए तैयार अपने पंजे को चाटा। इससे पहले कि भगवान बोलते, शिव ने अपने जानवरों के पैरों को झुका दिया, फिर एक तीर के रूप में सीधे ब्रूश की ओर छलांग लगा दी। ब्रूश ने ब्लॉक करने के लिए एक रक्त भाला का इस्तेमाल किया, लेकिन हमले की ताकत ने उसे जमीन पर मजबूर कर दिया, जो एक स्पाइडरवेब पैटर्न में फटा। जू और बीस्टकिन भगवान के आसपास केंद्रित था। उनकी दुर्घटना की आवाज लड़ाई की शुरुआत के संकेत की तरह थी। ड्रमों की आवाज सभी पक्षों से आई, लाउडर और लाउडर। हर ड्रम की बूम क्रैश थंप ने दिल को प्रेरित किया। जब ड्रम बीट और दिल की धड़कन का संयोग हुआ तो एक का खून अधिक से अधिक गर्म हो गया। डूजी को अपनी छाती को पकड़ना है, उसका जल्दी से धड़कते हुए दिल उसके शरीर में रक्त के प्रवाह को तेज कर रहा था। वह गर्म महसूस करता था और अपनी भावनाओं को छोड़ देता था और कुछ नष्ट कर देता था। ब्रूमश ने गोल्डन बीस्ट आइज को देखा। उसने अपने दांतों को पीस दिया और उसकी नसों को उगल दिया क्योंकि वह भी अपने जानवर के रूप में बदलना शुरू कर दिया था। जब तक यह उसके माथे तक नहीं पहुंच गया तब तक जानवर में परिवर्तन उसके शरीर पर चढ़ गया। रक्त भाला को पकड़ने वाले हाथ लंबे, तेज
पंजे बढ़ गए। बीस्टकिन भगवान गर्जना करते हैं। शिव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जो उसके ऊपर था। जू ने ईश्वर से कूद लिया, इसलिए नहीं कि उसे ग्रूश की ताकत से मजबूर किया गया था, बल्कि अन्य देवताओं के हमलों के कारण। सभी बीस्टकिन लड़ाई के भजन से प्रभावित थे। उन्होंने जू को घेर लिया और लड़ने लगे। मुइर और राहेल ने लड़ाई में शामिल होने में संकोच नहीं किया। हालांकि उस बीस्टकिन की तुलना में जिन्होंने एक दूसरे के साथ अपने हमलों का समन्वय किया, मुइर और राहेल को जू के हमलों से बचना पड़ा। जू अब पूरी तरह से पागल था और दुश्मन से दोस्त को नहीं बता सकता। उसने सभी पर नेत्रहीन हमला किया। 2 बीस्टकिन देवताओं के निपटान के बाद मुइर और राहेल को लड़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन अभी भी 2 शेष बीस्टकिन देवता और ग्रूमश थे। जू ने आगे निकलने की परवाह नहीं की। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति एक लापरवाही में से एक थी। तीनों बीस्टकिन देवता शुरू में जू को दबाने में सक्षम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया टेबल चालू हो गए। लाउड लड़ाई भजन कभी भी बंद नहीं हुआ और इसने सभी को और अधिक से अधिक पागल बना दिया। अचानक एक बीस्टकिन भगवान बड़ा हो गया और अपने निकटतम साथी पर पक गया। जिस परमेश्वर पर उसने हमला किया वह गर्जना कर गया और तुरंत दूसरे भगवान से लड़ने लगा। डूजी ने लड़ाई को देखा, जिसे बीस्टकिन गॉड के रूप में देखा गया, जबकि उसके साथी के गले को काट दिया, जबकि काटे गए भगवान ने अपने हमलावर के दिल को बाहर कर दिया। दोनों बीस्टकिन अपने साथियों के हाथों मर गए। पूरा दृश्य मजाकिया और भयावह दोनों था। डूजी ने अपनी हड्डियों में एक ठंड महसूस की। उन्हें बीस्टकिन की गिरावट का कारण पता चला था। द बीस्टकिन ने अपना कारण दिया, लड़ाई रोष प्राप्त किया। कल्पित बौने से उन्हें मिली जानकारी के साथ डूजी ने लड़ाई के भजन को सुना, जिसने दिल को हिलाया और सोचा कि क्या ये सृजन की कृतियों के देवता में से एक था। ये संभावना है कि बीस्टकिन देवताओं का नेता एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इस बारे में जानकारी है, लेकिन भगवान वर्तमान में जू के साथ खेल था। लाशों के समुद्र के ऊपर दोनों जानवर लड़ रहे थे। ये वास्तव में 2 जानवर थे। ग्रूश और शिव दोनों जानवर के रूप में थे और अपने रेज शाप पंजे के साथ एक दूसरे को फाड़ रहे थे, दूसरे के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जू भगवान को काटने के लिए चला गया। ग्रूश ने बगल में चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ रोक दिया गया। ये पुराना जॉन था। यांत्रिक कठपुतली के पास केवल उसके शरीर का आधा हिस्सा बचा था, लेकिन वो कसकर बीस्टकिन भगवान की पूंछ से चिपक गया, उसे थोड़ा नीचे खींच लिया। एक लड़ाई में यहाँ तक कि एक क्षणिक व्याकुलता घातक है। जू बिद ग्रूमश की गर्दन उसकी कैरोटिड धमनी को अलग कर रहा है। ग्रूश का विशाल शरीर नीचे गिर गया और डूजी के पीछे प्रकाश का एक लाल स्तंभ दिखाई दिया। हालांकि कोई भी निकास पोर्टल को नहीं देख रहा था। हर कोई लाशों के ढेर के ऊपर खड़े सुंदर जानवर को घूर रहा था। जानवर के नर्म भूरे माने को एक हवा से हिलाया गया था। उसने अपनी सुनहरी आंखों को संकुचित कर दिया और अचानक कूद गया, इनायत से अपने शिकार की ओर बढ़ रहा था। जैसा कि जानवर निकट और निकट चला गया, भले ही वह जानता था कि यह शिव था, डूजी को लगा जैसे उसके पैर उसके नीचे रास्ता देने वाले थे। जानवर से डरने के लिए यह एक जैविक प्रवृत्ति है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जू एक असामान्य स्थिति में था। शेर की तरह जानवरों की आंखें उज्ज्वल और मर्मज्ञ थीं, लेकिन उनके पास कारण की कमी थी। विशाल फेलिन डू जेड के सामने रुक गया। उसके जबड़े के नीचे माने को स्कारलेट ब्लड के साथ दाग दिया गया था। यदि यह एक मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति के आदतन चेहरे के पक्षाघात के लिए नहीं था, तो डूजी रो रहा होता। जैसे कि जानवर के पास पहुंचा, उन्होंने महसूस किया कि जैसे वह एक शानदार KFC लंच भोजन बन गए हैं। सुंदर लेकिन खतरनाक जानवर को उत्तेजित करने के डर से किसी ने भी आवाज नहीं की। सुनहरी आंखों में घूरते हुए डूजी ने एक कांपते हुए हाथ को फैला दिया। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। जू एक पल के लिए डूजी को घूरता रहा। उन्होंने अचानक अपना सिर नीचे कर दिया, डूजी की उंगलियों को सूंघा, फिर डूजेड के हाथ पर अपना चेहरा रगड़ दिया। नरमयाल डूजेड के हाथों शराबी और नर्म के पीछे फिसल गया। किसी अज्ञात कारण के लिए इस समय डूजी ने पूरी तरह से आराम किया और उसके सभी डर ने उसे छोड़ दिया। इससे पहले कि डूजी फिर से अपना मुंह खोल पाता, उसने कहा कि वायलेट ने एक आश्चर्यचकित ध्वनि की, फिर उसकी शर्ट कॉलर कस गई। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, तो शिव पहले से ही उसे कॉलर से दूर ले जा रहा था। विशाल जानवर उसके मुंह में डूजेड के कॉलर के साथ प्रकाश के लाल स्तंभ में बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। डूजी ने लाल देखा जब स्टील ग्रे की तुलना में प्रकाश शिव उसे हॉल में वापस ले गया और तुरंत प्रकाश के दरवाजे में भाग गया। इस तरह वे जल्दी से सूखती खंडहर में पहुंचे। क्या अध्याय 80.1 टॉवर ऑफ गॉड गनोम खंडहर। ये स्थान धातु रंगों से भरा था। स्टील का शहर हमेशा दिन के रूप में उज्ज्वल था, बड़े और छोटे दोनों तरह के प्रकाश के गोले से रोशन। इस परिचित दृष्टि ने डूजी को तुरंत स्थान को पहचान लिया। ये सूखती खंडहर था। उनके सामने एक गोलाकार प्लाजा था और इसके केंद्र में लोहे की गूंज मूर्तियां थीं जो कि जू और डूजे के आने पर सक्रिय हो गईं। लोहे की सूखती अचानक जीवित हो गई। वे उछल गए, ड्रम लग रहे थे और पाठ की एक पंक्ति उनके सिर के ऊपर चमकती थी, ये कहते हुए, मातृभूमि में आपका स्वागत है। ये सूखती खंडहर है। उद्धरण चिन्ह। आयरन गनॉम्स में से एक ने अपने हाथों को बढ़ाया जैसे कि वह उन्हें कुछ देना चाहता था।
डूजी ने सोचा कि आयरन गनोम के हाथ क्यों परिचित लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने उन्हें पहले देखा था। उस अभिवादन के बाद लोहे की सूक्ति ने चलना बंद कर दिया, केवल स्वागत पाठ अभी भी प्लाजा के ऊपर चमक गया। ये जादू नहीं था, यह मशीनरी और प्रौद्योगिकी के साथ किया गया प्रदर्शन था। जब गनोम की भाषा और फोजिंग तकनीकों को सीखने के लिए जू ज्ञान के द्वार के अंदर फंस गया था, तो पुराने जॉन ने शहर का दौरा करने के लिए डूजी का नेतृत्व किया था, जो कि कबला ट्री ऑफ लाइफ की तरह डिजाइन किया गया था। यहाँ का घेरा जीवन के पेड़ के नीचे था। किंगडम, सेफिरोट और रियल गनोम खंडहर के आंतरिक शहर में प्रवेश। डूजी ने इन छोटे प्रदर्शनों को आयरन गनोम्स द्वारा देखा था जो हजारों वर्षों से चल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ति नहीं थी जिसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे कि वह दर्शक को कुछ दे रहा था। ये भगवान के परिवर्धन के टॉवर में से एक होना चाहिए। जैसा कि राहेल ने कहा था, सूक्ति परीक्षण सूक्ति खंडहर में सेट किया गया है। यद्यपि उन्हें पर्यावरण से परिचित होने का फायदा है, लेकिन डूजी इस समय शायद ही कम महसूस कर सके। कारण बहुत सरल था, उसके पीछे का जानवर, वह सुंदर लेकिन बरसक जानवर। डूजी को यह नहीं पता था कि क्या उन लोगों के बारे में चिंता करना है जो पीछे रह गए थे, या क्या उन्हें मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील बनने के बारे में चिंता करनी चाहिए। एक अचानक उनका शरीर नीचे डूब गया, लेकिन शिव, जो अभी भी डूजेड के कॉलर को काट रहा था, ने अपना सिर उठाया। डूजी ने देखा कि उनके सामने नीली रोशनी और गली से नीचे से आकर पैरों की एक जोड़ी थी। एक लंबा 1 स्टार मैकेनिकल कठपुतली उनकी ओर चल रही थी। बीप लाइफ फॉर्म्स X2 ने खोज की, रेस का विश्लेषण किया। बीप कैन निहित गुट का विश्लेषण। बीप अपरिचित गुट विश्लेषण। इससे पहले कि आंतरिक कठपुतली बोल सकती है, ये शिव द्वारा बेरहमी से नष्ट कर दिया गया था। इसके सभी हिस्से जमीन पर बिखरे हुए थे। डूजी ने अपनी गर्दन पर शिव की गर्म सांस को महसूस किया, जैसे कि एक ज्वालामुखी जो फटने वाला था। सड़क के दोनों किनारों से यांत्रिक नक्शेकदम की बेहोश आवाजें आईं। जू अपने स्वयं के मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति के कॉलर पर काटते हुए सड़क के बीच में भाग गया, फिर एक घर की बालकनी में कूद गया। जानवर नीचे गिर गया और अपनी बालकनी से घर में प्रवेश किया। वे एक गनोम की कार्यशाला में चले गए। यह आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। वर्कशॉप के मालिक को एक बहुत साफ सुथरा गनोम होना चाहिए क्योंकि फर्श बहुत साफ था। यांत्रिक भागों को सभी अलग अलग लपेटे गए थे और तैयार काम को दीवारों पर बड़े करीने से पंक्तिबद्ध किया गया था। तेल की गंध हवा में हल्के से भड़क गई। सड़क पर यांत्रिक कठपुतलियां बालकनी के नीचे से गुजरी। वे केवल गनोम खंडहरों की सड़कों और प्लाजा को गश्त कर रहे थे और घरों में प्रवेश नहीं करते थे। जब वे चले गए थे, तब जू ने आखिरकार डूजी पर अपने दांतों की पकड़ ढीली कर दी और उसे नीचे रख दिया। थम डू-जी जमीन पर बैठे। सहज डर जो उसके बहुत जीनों में उकेरा गया था, ने उसे जू को देखने के लिए जल्दी से चारों ओर बदल दिया। सुंदर जानवर बहुत करीब था। वह डूजी को घूरता था और उसके सुनहरे आयरिसेस को एक रहस्यमय चमक के साथ झेल दिया गया था। उनके शिष्य बड़े और गोल थे, जो डूजी की छवि को दर्शाते हैं। यह ऐसा था जैसे कि काले बालों वाले युवाओं पर गहरे गहरे घेरे बंद हो रहे थे। जू डूजी पर टकटकी लगा रहा था, अपनी इच्छा को छुपा नहीं रहा था। यह एक शुद्ध, लगभग सहज इच्छा थी। डूजी एक दूसरे को देखने के साथ साथ सांस लेने और भड़का हुआ था। उन्होंने एक घुटन महसूस किया कि उन्होंने हमेशा नीचे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस समय बहुत मजबूत थे। उस समय ड्रैगन के साथ शिव ने उन्हें एक निजी स्थान पर ले लिया और वह जू ने अपना सिर नीचे कर दिया, जो उछालने के लिए तैयार है। जिस समय जू वसंत के बारे में था, उसकी रिफ्लेक्स ने डूजी को अपनी आंखें बंद कर दी। नर्म बाल डूजेड के चेहरे पर फिसल गए, जिससे उनकी त्वचा खुजली हो गई। क्या ये शेर जानवर का याल था? डूजी का अनुमान तुरंत झूठा साबित हो गया क्योंकि वह जमीन पर नीचे नहीं बह रहा था, बल्कि एक बहुत ही परिचित आलिंगन में गिर गया। तुम डरते क्यों हो? गहरी और निम्न आवाज उदास थी। उनकी गर्म सांस डूजेड के कानों में थी। काले बालों वाले युवाओं को चौंका दिया गया और वक्ता को देखा। डूजी को पता नहीं था कि जब शिव ने अपने ह्यूमनॉइड बीस्टकिन रूप में वापस आ गया था, शायद जानवर ने सिर्फ अपने शरीर से फिर से भाग लिया था। जू के लंबे स्कारलेट बाल लावा और गहरे लाल जानवर के टैटू की तरह नीचे बहते हैं, जो उसकी गेहूं के रंग की त्वचा पर पुष्पांजलि है। डूजी एक चकाचौंध में था क्योंकि उसने जू को आमने सामने देखा था। जू की सुनहरी आंखों ने अभी भी अपने जानवर को दिखाया, लेकिन वे बहुत कोमल थे। मैंने कहा कि यह फिर कभी नहीं होगा। जू ने डूजी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसकी पूंछ को डूजी की कमर के आसपास ट्विट किया गया था। वे एक जानवर और उसके शावक की तरह थे। डूजी की ठोड़ी जू के कंधे पर थी और उनके दो शवों के बीच कोई अंतर नहीं था। डूजी दूसरे की छाती को आगे बढ़ने की उत्सुकता से महसूस कर सकता था और उसकी इच्छा भड़कने की कगार पर थी। क्षमा मांगना। उनकी स्मृति में युवा गोरा मुस्कुराया और फुसफुसाया, ये फिर से नहीं हुआ। तो जू वास्तव में इसका मतलब था। यहाँ तक कि अपने पागलपन में उन्होंने सावधानी से खुद को रोक दिया। इच्छा के साथ कांपते हुए डूजी को उनका टचस्टोन बना दिया। आप उसे डरा नहीं सकते, आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। ये पहले से ही उसके मस्तिष्क में उकेरा गया है, चाहे वह समझदार हो या नहीं। इस समय डूजेड के मूड का वर्णन करना मुश्किल होगा।
वह थोड़ा आश्चर्यचकित था और चला गया, लेकिन ज्यादातर उसका दिल कड़वाहट से भरा था। यह आदमी जो उसे गले लगा रहा था वह एक बड़े कुत्ते की तरह काम कर रहा था, जो पेट भरना चाहता था, लेकिन उसे स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि उसका मालिक उससे नाराज होगा। हालांकि यह विचार उचित नहीं था। डूजी ने सोचा कि इस तरह का मोह भगवान कुछ दयनीय है और आराध्य भी है। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति अचानक दूसरे व्यक्ति को सिर पर थपथपाने के लिए पहुंचने के लिए आवेग था। उसकी उंगलियों ने कुछ मखमली नर्म छू लिया। जब तक डूजी अपने होश में आया और महसूस किया कि वह क्या कर रहा था, उसका हाथ पहले से ही शेर के सिर पर था। उसकी गोल शेर कानों को छू रहा था। जब उन्हें छुआ गया तो जू के कानों को फिर से बदल दिया गया। वे खुजली और कांपते थे, या तो डूजी की उंगलियों से बचने के लिए या अपने हाथ से खुद को रगड़ने के लिए। अंत में वह टूट गया और धीरे से डूजेड के हाथ के खिलाफ अपना सिर रगड़ दिया। अध्याय 80.2 टॉवर ऑफ गॉड गनोम खंडहर। चेतावनी BLNSFW। हालांकि यह विचार उचित नहीं था। डूजी ने सोचा कि इस तरह का मोह भगवान कुछ दयनीय है और आराध्य भी है। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति अचानक दूसरे व्यक्ति को सिर पर थपथपाने के लिए पहुंचने के लिए आवेग था। उसकी उंगलियों ने कुछ मखमली नर्म छू लिया। जब तक डूजी अपने होश में आया और महसूस किया कि वह क्या कर रहा था, उसका हाथ पहले से ही शेर के सिर पर था। उसकी गोल शेर कानों को छू रहा था। जब उन्हें छुआ गया तो जू के कानों को फिर से बदल दिया गया। वे खुजली और कांपते थे, या तो डूजी की उंगलियों से बचने के लिए या अपने हाथ से खुद को रगड़ने के लिए। अंत में वह टूट गया और धीरे से डूजेड के हाथ के खिलाफ अपना सिर रगड़ दिया। जू के गले से बड़े हुए। वे दबाए हुए दहाड़ की तरह लग रहे थे, जिसने डूजी का ध्यान आकर्षित किया कि वह जानवर के कान में क्या कर रहा था। जिस तरह डूजी को एहसास हुआ कि वह कितनी परेशानी में था, उसे अचानक शील द्वारा फर्श पर दबाया गया। बीस्टकिन ने डूजेड के खिलाफ अपने शरीर को रगड़ दिया और कुछ कठिन और गर्म अपनी जान के साथ आगे पीछे फिसल गया। चलो ये करते हैं, ठीक है। जू ने डूजी को पकड़ लिया और उस स्थान के खिलाफ रगड़ दिया जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बीस्टकिन की सुनहरी आंखें चमकदार थीं और वह एक बड़े पिल्ला की तरह थे, जो अपने गुरु के चारों ओर उत्साह से चल रहे थे, एक खराब बच्चे की तरह काम कर रहे थे। चलो टिल्ड ... यह युवक संभवतः कैसे मना कर सकता है। जू की बढ़ी हुई दृष्टि ने उसे अपनी मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति धीमी गति में सिर हिलाया। उसके जानवरों के कान चिकोटी पड़े, फिर उत्साह में आ गए। जू ने डूजेड के होठों को चाटा, जैसे कि इसे खाने से पहले अपने शिकार को चखने वाला शिकारी। स्वादिष्ट स्वाद उसकी पसंद के अनुसार लग रहा था। जानवर ने अपना शिकार खाना शुरू कर दिया। फाड़ना। ये पहली बार था जब डूजी ने अपने कपड़े इतनी अच्छी तरह से फाड़ते देखा और यहाँ तक कि उनके हेडफोन को भी जीवित रहने में कठिनाई हुई। जू मुस्कुराया, अपने तेज दांतों को उजागर करते हुए, एक काटने के लिए तैयार प्रतीत होता है। वह झुक गया और अपना सिर डूजेड के कंधे के खोखले पर डाल दिया और फिर एक गहरी सांस ली। डूजी एक जंगली जानवर की गर्जना सुन रहा था। उसके बाल सहज रूप से खड़े हो गए। जू उसे चाटने और सूंघने लगा। डूजी को लगा कि यह अजीब था। मुलायम मोटी जीभ को लगता था कि उस पर अनगिनत छोटे धक्के हैं, एक ब्रश की तरह, जो उसकी त्वचा पर बह गया और उसे उत्तेजित किया। जैसा कि जू ने डूजेड के शरीर के नीचे अपना काम किया, डूजी मदद नहीं कर सका, लेकिन संघर्ष करना शुरू कर दिया। नहीं, जू ने संघर्षरत डूजी को नीचे रखा, उत्साह से अपने निचले शरीर को चाटते हुए, उसकी लचीली पूंछ को खुली डूजेड के पैरों को खींचते हुए जो बंद करने की कोशिश कर रहे थे। जू के बाल डूजी की जांघों पर फैल गए। बीस्टकिन उसके गले में गहरी गर्जना करता है, जो उसके शिकार के स्वाद और गंध से प्रेरित है। उनकी उग्र गर्म सांस ने डूजी को झुलसा दिया क्योंकि उन्होंने काले बालों वाले युवाओं को फिर से घुमाया और फिर उनके शरीर को एक साथ दबाया। नीचे घुटने टेककर और ये देखने में असमर्थ है कि जू क्या कर रहा था, उसने डूजी को सुरक्षा की भावना खो दी। डूजी उसके पीछे की स्थिति को देखने के लिए घूमना चाहता था, लेकिन उसे अचानक उसकी गर्दन पर एक सुस्त दर्द महसूस हुआ। शिव ने उसे बिट किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू डूजी की गर्दन के पीछे बिट करे, लेकिन उसने ज्यादा ताकत का उपयोग नहीं किया। यह एक जानवर की तरह था जो किसी को उसकी गर्दन के स्क्रू से पकड़े हुए था। डूजेड के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जू की उंगलियां उसकी पीठ की तैयारी कर रही थीं, लेकिन वहां कुछ और भी था। उसने महसूस किया कि कुछ नर्म और शराबी अपने शरीर को पीछे से निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। डूजी ने केवल महसूस किया कि यह जू की पूंछ थी, जब इसमें से अधिकांश पहले ही प्रवेश कर चुके थे। शेर की पूंछ की नोक शराबी थी और जैसे ही इसने उसकी आंतरिक दीवारों को रगड़ दिया, ऐसा लगा जैसे एक जीभ उसके इनसाइड को चाट रही है। इसने उसे इतना गुदगुदाया कि डूजी मदद नहीं कर सके, लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए पहुंचने की कोशिश करे। हालांकि डूजी को नीचे दबाया गया था, जो स्थानांतरित करने में असमर्थ था। वह गुदगुदी भावना को रोकने के लिए केवल अपनी आंतरिक दीवारों को सहज रूप से अनुबंधित कर सकता था। जू की श्वास अधिक से अधिक अस्थिर हो रही थी। उनके उत्साह ने उनके विद्यार्थियों को अनुबंध दिया, लगभग एक सीधी रेखा बन गई। उनके आंदोलन अब बहुत अधीर और जरूरी थे, एक भयंकर जानवर की तरह जो डूजी को खा जाना चाहता है।
उन्होंने डूजी की गर्दन को चाटा और अपनी जीभ पर खुरों ने डूजेड के गले और कंधों को एक रंगीन लाल और बैंगनी बना दिया। ऐसा लगता है कि मुझे खाया जा रहा है। यह क्या डूजी ने सोचा था। तब वह वास्तव में उसके पीछे जू द्वारा खाया था। अपने 0 पॉइंट रिस्टोर स्किल के परिणामस्वरूप भले ही उन्होंने इसे जू के साथ कई बार किया हो, डूजेड के शरीर ने अभी भी पहली बार की तरह ही जू की घुसपैठ का विरोध किया। डूजी ने गहराई से सांस ली। यद्यपि उसका शरीर अभी भी इसके लिए अप्रयुक्त था, लेकिन वह कम जानता था कि इस स्थिति में अपने शरीर को कैसे आराम करना है। वहां फाड़ने का दर्द हुआ तब डूजेड के चेहरे पर अभिव्यक्ति अवर्णनीय हो गई क्योंकि वह कुछ अजीब लगा। उन्होंने महसूस किया कि जिस चीज ने बिना किसी अंतर के पूरी तरह से अपने इनसाइड को भर दिया था, वह पहले से अलग लग रहा था। यह युवक जानता है कि एक बिल्ली के समान की बात कांटेदार है। हालांकि मोलॉर्ड एक शेर है, लेकिन बीस्टकिन कांटेदार हो गया है। यह युवक समझता है, लेकिन फिर भी यह स्वीकार नहीं कर सकता है। आह क्यूक। जू ने डूजी की कमर को पकड़ लिया और बलपूर्वक पंप करना शुरू कर दिया। बीस्टकिन के लाल बालों से नीचे की ओर पसीना नीचे उसकी खूबसूरती से गढ़ी हुई मांसपेशियों के लिए नीचे डूजी की पीठ तक नीचे आ गया। डूजी ने कांटा दिया, चाहे वह दर्द हो या खुशी, वह नहीं जानता था। उसने सोचा कि बिल्ली की खराबी बहुत दर्द का कारण बनेंगे, लेकिन यह महसूस नहीं किया कि जू ने जानबूझकर बार्ब्स को वापस खींच लिया, जैसे कि एक बिल्ली अपने पंजे को पीछे कर रही है। जैसा कि जू अंदर और बाहर जोर देता है, न केवल बार्ब्स ने डूजी को चोट नहीं पहुंचाई, वे भी अप्रत्याशित रूप से अपने सबसे संवेदनशील स्थान को रगड़ते रहे। सांस लेने की आवाज और दो शरीर एक दूसरे को मारते हुए कार्यशाला के माध्यम से गूंजते हैं। जू ने अपने हाथों से डूजी की कमर को स्ट्रोक किया और उसकी पूंछ ने बार बार डूजी की जांघ को सहलाया। जैसे जैसे जू आगे बढ़ा, डूजेड के शरीर ने अनजाने में देखा और उसकी आंतरिक दीवारें अनुबंधित हो गईं। डूजी की गर्दन को जू द्वारा काट लिया गया था और उसका पूरा शरीर इतना हिंसक रूप से उत्तेजित हो गया था कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आ गया। जानवर की सुनहरी आंखें संकुचित हो गईं। उसके हाथों ने डूजी की कमर की परिक्रमा की और वह गर्म, आर्द्र और नर्म जगह में गहराई से घुस गया, जिसमें एक गर्म तरल पदार्थ डाला गया। आह! जू ने डूजेड के लंगड़े शरीर को अपनी बाहों में रखा। उन्होंने धीरे धीरे अपने दांतों पर अधिक बल लगाया जो डूजी की गर्दन को काट रहे थे। डूजी धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष के बाद चेतना में लौट आए, केवल ये पता लगाने के लिए कि जो चीज उसके शरीर में दफन की गई थी, वह एक बार फिर से बनाई गई थी। ये कहा जाता है कि बिल्लियां लगातार 50 से 60 बार संभोग कर सकती हैं। ये छोटा छात्र इसे संभाल नहीं सकता है। क्यों? जू डूजी के पीछे एक आलसी बिल्ली के समान काम कर रहा था। उन्होंने अपनी लंबी पूंछ को आगे पीछे कर दिया, क्योंकि उन्होंने डूजी की पीठ के वक्र को चाटा और निबड़ा। डूजेड के अंदर रॉक हार्ड चीज ने गीली आंतरिक दीवारों का विस्तार करना शुरू कर दिया, जो एक बार इस्तेमाल किया गया था, अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील थे। बार्ब्स की उत्तेजना के कारण आंतरिक दीवारें जो घुसपैठिए के चारों ओर लपेटी गई थीं, वे काम गई और अनुबंधित होने लगी, जैसे कि वह उस चीज को एक छोटे से मुंह की तरह चूसने की कोशिश कर रही थी। जू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन फिर से डूजी की गर्दन पर कुतरना। उसकी जीभ ने नमकीन पसीना बहाया और उसकी नाक डूजी की खुशबू से भरी हुई थी। डूजी ने एक बिल्ली का बच्चा जैसा फुसफुसाते हुए कहा। जू के जोर ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया। उसे लगा जैसे वह एक भूखा, लालची जानवर खिला रहा था जो कभी संतुष्ट नहीं होगा। कितनी बार डूजी, फिर जू, दो पक्षों के अलावा, जिसमें शामिल हैं, शायद केवल यांत्रिक कठपुतलियों को सड़कों पर भटकने वाला पता है। डूजी ठीक से आराम करने में सक्षम नहीं था और वह दुखी महसूस कर रहा था। जब तक वह डूजी से ऊर्जा के अंतिम बिट को निचोड़ नहीं लेता, तब तक वह उसे आराम नहीं करने देता, जब तक कि उसे बार बार चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर न हो जाए। यहाँ तक कि उसकी नींद में, ये याद करते हुए कि जब तक वह लगभग मर नहीं गया तब तक थका हुआ होने की भावना को एक मूर्खतापूर्ण, प्यारा व्यक्ति काम नहीं देता। वह अपनी नींद में बदल गया, एक गर्म और अनियंत्रित गद्दे पर लेटा। जू ने अपना हाथ बाहर निकाला और डूजेड के बालों का एक स्ट्रैंड उठाया जो उसकी छाती पर पड़ा था। जिस व्यक्ति का गर्म, भारी वजन उस पर था, वह कोई था जिसे वह स्थानांतरित करने के लिए अनिच्छुक था। जू ने अपना सिर नीचे कर दिया। गंध की उनकी बेहद संवेदनशील भावना ने जल्दी से डूजी की खुशबू को उठाया, जिससे उनके दिल को असहनीय रूप से बेचैन महसूस हो गया। लंबी पूंछ हवा में उड़ गई, डूजी की गोद में उतरी, फिर उसके पैरों को शिथिल किया। पूंछ ने डूजेड के बछड़े को रगड़ दिया और फिर उच्च और उच्चतर हो गया। स्लीपिंग डूजी ने बहुत खुजली महसूस की, इसलिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला और शेर की पूंछ की नोक को पकड़ लिया। वह जाग गया, फिर भी चकित हो गया, फिर उसके हाथ में पूंछ को नीचे देखा और फिर जू की अवर्णनीय अभिव्यक्ति पर। जू के जानवरों के कान हिंसक रूप से चिकोटी डाल रहे थे, वह स्पष्ट रूप से बहुत उत्तेजित था। एक पल में डूजी पूरी तरह से जाग गया क्योंकि उसने अपनी कमर के खिलाफ एक खतरनाक गर्म चीज महसूस की। एक मूर्खतापूर्ण, प्यारा व्यक्ति जू को देखता था, जिसकी सुनहरी आंखें इच्छा के साथ उज्ज्वल थीं और भागने के लिए एक अंतिम खाई का प्रयास करती थी। टॉवर, हमें चाहिए। इस पर जू की प्रतिक्रिया उसके शेर कानों की एक चिकोटी थी। उन्होंने कहा उदासीनता से, हम बाद में टॉवर पर चढ़ना समाप्त कर सकते हैं।
उन्होंने डूजी की चीज को जब्त कर लिया क्योंकि वह उठ गया था, क्योंकि वह अभी जाग गया था। जू की मुस्कान हर्षित और दुखी दोनों थी। आपने मेरी पूंछ को छुआ। उस सुबह डूजी ने सीखा, व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से एक व्यक्ति को शेर की पूंछ को क्यों नहीं छूना चाहिए। पृथ्वी के एक व्यक्ति के रूप में उसे कैसे पता चला कि पूंछ बीस्टकिन के एरोजेनस जोन में से एक है। अध्याय 80.3 टॉवर ऑफ गॉड, गनोम खंडहर। जब डूजी और शियू ने एक बार फिर से गनोम खंडहर की सड़क पर पैर रखा तो ये पहले से ही गनोम रेस के परीक्षण का तीसरा दिन था। जब भी डूजी ने किसी भी प्यारे वस्तु को देखा तो यह एक बारूदी सुरंग को देखने जैसा था। यहाँ तक कि जब उन्होंने एक यांत्रिक कठपुतली को देखा जिसमें कोई फर नहीं था लेकिन तेल की तरह गंध आती है तो डूजी आंसू बहाएगा। जू ने जल्दी से उन यांत्रिक कठपुतलियों को भेज दिया जो उन पर हमला करने की कोशिश करते थे। 1 से 4 स्टार मैकेनिकल कठपुतलियों को आसानी से दूर कर दिया गया था और जब भी वे मोलॉड से लड़ते थे उनके घटक भागों में कम हो जाते थे। डूजी ने जू की पीठ पर और गिरे हुए यांत्रिक कठपुतलियों को देखा। उन्होंने पहली बार याद किया कि वे महाद्वीप के रिवर साइड पर एक यांत्रिक कठपुतली से मिले थे। उस समय यहाँ तक कि एक स्टार मैकेनिकल कठपुतली ने उन्हें बहुत परेशानी का कारण बना दिया, लेकिन अब जू आसानी से 5 सितारा यांत्रिक कठपुतलियों को भी नीचे ले जा सकता है। उन्होंने इतने लंबे समय तक एक साथ यात्रा की थी कि उन्हें अब तक एहसास नहीं हुआ था कि वो भगवान इतना शक्तिशाली हो गए थे। डूजी का दिल थोड़ा कूद गया और उसे एक मीठा अभी तक कड़वा दर्द महसूस हुआ। यह एक बच्चे को बड़े होते देखने जैसा था। बच्चे के पहले ठोकर कदम एक आत्मविश्वास से चल रहे हैं। वह इसके बारे में गर्व और खुश है, लेकिन वह उस स्थिति में है जैसे सभी अभिभावक हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये तब उनकी छुट्टी लेने का समय है। ये यांत्रिक कठपुतलियां बहुत कष्टप्रद हैं। डूजी को अचानक जू ने पकड़ लिया। वह जल्दबाजी में जू के कंधे पर आयोजित किया। केवल गोल शेर के कान के साथ बीस्टकिन को सुनने के लिए खुशी से कहते हैं, तंग पर पकड़ो, हम तेजी से चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डूजर के पास एक मजबूत गतिज ऊर्जा से पहले उत्तर देने का समय नहीं था, जिससे उसके ऊपरी शरीर को शियू की पीठ पर छड़ी बना दिया गया। उनके शरीर एक पाक ध्वनि के साथ एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जू डूजी को ले जा रहा है, एक छाया में भाग गया। जब भी उन्होंने एक यांत्रिक कठपुतली को देखा, जू इलाके का उपयोग कूदने और गायब होने के लिए करेगा। इससे पहले कि वह यांत्रिक कठपुतलियों की कार्रवाई के भीतर था, वह कठपुतलियों को उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में असमर्थ हो जाता है। सभी डूजी देख सकते थे कि शियू की फ्लोटिंग पूंछ थी क्योंकि वह झटका था। बीस्टकिन की गति और आंदोलन एक रोलर कोस्टर की तुलना में अधिक रोमांचक था। जिस तरह वह बेहोश होने वाला था, जू आखिरकार एक गोलाकार प्लाजा में पहुंचा। एक बार जब वे प्लाजा में थे तो यांत्रिक कठपुतलियों ने अब उनका पीछा नहीं किया। जू ने चक्कर डूजी को नीचे रखा, जो अपने संतुलन को फिर से हासिल करने से पहले थोड़ा डगमगा गया। अब जब दुनिया कताई नहीं कर रही थी तो डूजी ने माना कि यह नींव प्लाजा था। और जॉन ने एक बार उनसे कहा था कि अगर गनोम खंडहर में कोई खजाना था कि बाहर के लोग लोभ करेंगे, तो उन्हें डर था कि यह फाउंडेशन प्लाजा में सामग्री का कैश होगा। सूखती दौड़ ने पूरे महाद्वीप से कच्चे माल को एकत्र किया और इसे फाउंडेशन प्लाजा में रखा, उन्हें उनकी गुणवत्ता से ग्रेड किया। नोम्स अपनी स्टार रेटिंग के आधार पर सामग्री ले सकता है, जिसमें कई गुणवत्ता सामग्री भी शामिल है जो बाहरी दुनिया को सहवास करता है। डूजी ने प्लाजा के बीच में सामग्री विनिमय मशीन को देखा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कार्यात्मक नहीं था क्योंकि यह एक टुकड़ा याद कर रहा था। डूजी मशीन में अंतराल को देखकर देखा। उन्होंने मशीन भागों की अपनी यादों में तोड़फोड़ की और अचानक कुछ महसूस किया। क्या ये बड़ा मशीन हिस्सा नहीं है जो आपने कुछ दिनों पहले लोहे के गनोम के हाथ में देखा था? रेट्रोस्पेक्ट में राहेल ने कहा, हमें एक प्लाजा को सक्रिय करने के लिए यांत्रिक भागों को इकट्ठा करना था। भगवान की आवश्यकता का टॉवर समझना आसान है। उस दिन की जू की स्मृति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन डूजी ने उसे इसके बारे में बताने के बाद वह तुरंत किंगडम प्लाजा से मशीन का हिस्सा लाने के लिए चला गया। डूजी, जो जू हमेशा सुसज्जित थे, को एक बार फिर से उस रोलर कोस्टर पर बैठने के लिए सम्मानित किया गया। जू को लापता टुकड़ा मिला और चक्कर डूजी ने देखा कि जू ने इसे फाउंडेशन प्लाजा में अपने उचित स्थान पर रखा। मशीन को एक फ्लैश में सक्रिय किया गया था। इसने एक गुनगुना ध्वनि बनाई, फिर पूरे प्लाजा को जिंदा लग रहा था क्योंकि जमीन पर इलेक्ट्रिक सर्किट पैटर्न जलाया गया था। डूजी धीरे धीरे जू के पक्ष में चला गया। उन्होंने मोलॉड को नए सक्रिय सामग्री एक्सचेंज मशीन को घूरते हुए पाया, जो गहरे विचार में है। जब उन्होंने डूजी को अपने ऊपर आते देखा तो शिव बाहर पहुंचा और अपनी खुद की मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति को अपनी बाहों में ले लिया, उसे अपनी पूंछ के साथ भी उलझा दिया। डूजर के खिलाफ झुकते हुए उन्होंने मशीन से यांत्रिक कठपुतलियों में अपनी दृष्टि को स्थानांतरित कर दिया, फिर सड़कों पर भटकते हुए आखिरकार पूरे सूखती खंडहरों को देखा। मुझे अचानक एक विचार आया। जैसा कि डूजी ने देखा, जू का मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गया। चलो इसे आजमाएं। एक दिन बाद एक दो सितारा यांत्रिक कठपुतली गनोम खंडहरों की सड़कों के माध्यम से लक्ष्यहीन रूप से भटक गया, फिर अचानक 2 आंकड़ों का सामना करना पड़ा जो इसे स्कैन किया गया था।
बीप लाइफ फॉर्म्स X2 ने खोज की, रेस का विश्लेषण किया। बीप गनोम की खोज। यांत्रिक कठपुतली की आंखों में नीली रोशनी झिलमिलाती नहीं थी। व्यक्ति की पहचान करना। बीप शू 6 स्टार मैकेनिक। बीप नंबर XH33321 आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, कृपया निर्देश दें। डूजी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पेशेवर व्यवहार के लिए भगवान की टॉवर की प्रशंसा कर सकता है। सिमुलेशन ये सटीक था नहीं, उसे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। जब जू की बात आती है तो भगवान का टॉवर पूरी तरह से अप्रभावित, भोगी और संकी है। पूरा सूक्ति परीक्षण अब गनोम फॉर्म जू के लिए पार्क में टहलने जैसा है। इससे पहले एल्फ ट्रायल एक अचानक पड़ाव पर आ गया जब ट्री ऑफ लाइफ विद्रोह हो गया। इस बार मोलॉर्ड को बस अपना मुंह खोलना है और यांत्रिक कठपुतलियां उसकी हर इच्छा को पूरा करेंगी। पूरे सूक्ति खंडहर पूरी तरह से उसका डोमेन बन गया है। डूजी ने छोटे जू को देखा, जो विशाल यांत्रिक कठपुतलियों को ऑर्डर दे रहा था ताकि वह चीजों को ले जाने में मदद कर सके। वह अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने के लिए अपने चेहरे को कवर करना चाहता था। हालांकि वे राहेल और अन्य लोगों से अलग हो गए हैं, लेकिन डूजी ने सोचा कि यह जू के लिए इस परीक्षण को पूरा करने के लिए एक समस्या नहीं होगी, भले ही मोलॉर्ड को अपने साथ एक नोब ले जाना था। अभी वे स्प्लेंडर प्लाजा तक पहुंच गए थे, जहां एक स्टार स्तरीय प्रमाणीकरण मशीन थी। ये वह जगह थी जहां नोम्स अपने स्टार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जाते हैं। उन्हें बस अपने काम को उनके साथ लाना था और उनकी स्टार रेटिंग को अपग्रेड किया जाएगा। पहले की तरह मशीन में एक महत्वपूर्ण हिस्से का अभाव था। अन्य टॉवर पर्वतारोहियों को एक 6 सितारा यांत्रिक कठपुतली को ढूंढना होगा और आवश्यक भाग प्राप्त करने के लिए इसे हराना होगा। हालांकि एक सूक्ति के लिए क्या उन्हें भी भाग की तलाश करने की आवश्यकता है? वे बस इसे बना सकते हैं। जू ने अपने सभी प्रयोग करने योग्य सामग्रियों के फाउंडेशन प्लाजा को लगभग खाली कर दिया। यांत्रिक कठपुतलियों की एक लंबी लाइन ने सामग्री को ले जाते हुए उसका पीछा किया। वह एक रानी की तरह था जो अपने वफादार हाउसकीपर और नौकरों के साथ शॉपिंग बैग ले जाने के लिए खरीदारी करने गया था। वास्तव में जू भी उन 6 सितारा यांत्रिक कठपुतलियों को खुद को मारने के लिए आदेश दे सकता है ताकि वह उन हिस्सों को प्राप्त कर सके जिनकी उसे आवश्यकता है, लेकिन जू अंतिम बॉस की लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए भागों को बनाने के लिए अपने गनोम रूप में बदल गया। राहेल ने कहा, पूरा शहर जिस स्थान पर हम खड़े थे एक 8 सितारा यांत्रिक कठपुतली थी। डूजी ने जू को देखा। फ्लेक्सन हेयर्ड गनोम अपने पतले और कमजोर दिखने वाले हाथों में एक पेचकश पकड़ रहा था, लेकिन वे हाथ थे जो 8 सितारा यांत्रिक कठपुतली को पार कर सकते थे। बस कुछ छोटी चालों के साथ सब कुछ सही होगा। आधे से भी कम समय में जू ने स्टार स्तरीय प्रमाणीकरण मशीन को तय किया। उसके बाद वह छोड़ने की जल्दी में नहीं था, लेकिन इसके बजाय एक छोटी मशीन बनाए और 7 सितारों के लिए अपना प्रमाणन बढ़ाया। 7 सितारा रेटिंग उच्चतम स्तर है। इसके साथ एक सूक्ति न केवल किसी भी सार्वजनिक यांत्रिक कठपुतलियों को 7 सितारों और नीचे की आज्ञा दे सकती है, बल्कि फाउंडेशन प्लाजा से वह कोई भी सामग्री भी प्राप्त कर सकती है। डूजी और शियू फाउंडेशन प्लाजा में लौट आए और सबसे उन्नत सामग्री उधार ली। जू ने 7 सितारा मानव प्रकार के यांत्रिक कठपुतली बनाने के लिए 5 दिन बिताए। अगली बार जब हम और जॉन को देखते हैं, जू ने कहा कि वह यांत्रिक कठपुतली को डीबग कर रहा था, मैं उसे एक नया शरीर दे सकता हूँ। डूजी ने अपना सिर हिलाया। बीस्टकिन परीक्षण के दौरान वे गलती से अलग हो गए थे और पुराने जॉन के शरीर को आधा कर दिया गया था। उन्हें नहीं पता था कि ओल्ड जॉन अब कहाँ था। प्रत्येक चेक पॉइंट बंद होने के बाद बंद हो जाएगा, इसलिए आमतौर पर जू पोर्टल में प्रवेश करने के लिए अंतिम था या सभी के साथ मिलकर चला गया। उस समय वे एक साथ नहीं छोड़े थे, इसलिए यह संभव है कि पुराने जॉन और अन्य बीस्टकिन सिमुलेशन में फंस गए थे और केवल अगले समूह की प्रतीक्षा कर सकते हैं जो परीक्षण से गुजरता है और यह उन्हें बाहर निकलने वाले पोर्टल के माध्यम से साथ ले जाने के लिए तैयार होगा। अध्याय 80.4 टॉवर ऑफ गॉड गनोम खंडहर। 7 सितारा यांत्रिक कठपुतली के साथ जू का स्तर बढ़ गया। विभिन्न मानव विरोधी असामाजिक उपकरणों को स्थापित करने वाले मोलॉर्ड को गवाह मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक ने ईमानदारी से प्रार्थना की कि कोई भी जू के बजक बटन को नहीं छुएगा। यांत्रिक कठपुतली जो मोलॉर्ड ने बनाया है वह मूल रूप से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चलने वाला शस्त्रागार है। शायद मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक की प्रार्थनाएं प्रभावी थीं। जू को यांत्रिक कठपुतलियों के अपने रेटिन्यू के साथ देखकर अन्य टॉवर पर्वतारोहियों ने उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं की। कोई अप्रिय मुठभेड़ नहीं थे। जू और डूजे बहुत सुचारू रूप से उन्नत हुए। उन्होंने जल्दी से, हो सकता है, प्लाजा को सक्रिय कर दिया, फिर समझ प्लाजा में आया। फूल जैसी इमारत को देखते हुए जू के विद्यार्थियों ने कुछ हद तक संकुचित कर दिया, जैसे कि वह कुछ भयानक यादों को याद कर रहा था। पास मत जाओ। जू का छोटा हाथ डूजी की शर्ट के हेम पर टकरा गया। उसका चेहरा ऊपर की ओर और उसकी सुंदर एम्बर आंखें उज्ज्वल और असामान्य रूप से जरूरी है। मैं जल्द ही हिस्सा बनाऊंगा और तुरंत यहाँ से बाहर निकलूंगा। ये लगभग एक स्वर में कहा गया था जो स्पीकर की बेचैनी का खुलासा करता है। डूजी को चौंका दिया गया और ऐसा करने का वादा किया गया। जू ने धातु की इमारत के पास पहुंचा और 1 घंटे के भीतर वादा किया, जैसा कि उसने वादा किया था।
धातु की इमारत ने एक विशाल गोल पहिया को प्रकट करने के लिए अपनी पंखुड़ियों को खोलने वाले फूल की तरह अपने बाहरी खोल को खोला। डूजी ने घड़ी जैसे पहिया को देखा। यह इतना वास्तविक लग रहा था कि ऐसा लगा जैसे वह मूल सूखती खंडहर में लौट आया था। अपने अनुभव के बारे में समय के पहिया से निकल लिया गया था। डूजी अभी भी भ्रमित था और यह नहीं जानता था कि इसके बारे में क्या सोचना है। उसने जो कुछ भी किया वह उस पर कूद गया। फिर तुरंत बाहर कूदो। ये 4 साल कैसे हो गया समय के पहिया के बाहर? यह मामला अभी भी जू के दिमाग में लग रहा था। समझ प्लाजा को सक्रिय करने के बाद उन्होंने डूजी को जल्दी से दूर खींच लिया। ये तब तक नहीं था जब तक वे क्राउन प्लाजा तक नहीं पहुंचे, जो उन्हें फिर से आराम से महसूस करने लगे। डूजेट की सुन्न हाथ पर अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला कर दिया। प्रत्येक प्लाजा का उपयोग नोम्स द्वारा एक अलग फंक्शन के लिए किया गया था। क्राउन प्लाजा एक प्रदर्शनी क्षेत्र था और अन्य लोगों को देखने और मूल्यांकन करने के लिए सभी प्रकार की फैंसी मशीनरी को वहां रखा गया था। डूजी एक नज़र में आकर्षित किया गया था। यांत्रिक कार्य के साफ सुथरे प्रदर्शन ने उन्हें 21वीं सदी के बारे में सोचने के लिए कहा। उन्होंने रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर, घड़ियों, कैमरा, प्रोटोटाइप और अन्य आधुनिक उपकरणों को देखा जो अभी भी काम कर रहे थे। जब शियू लापता हिस्सा बना रहा था तब डूजी ने क्राउन प्लाजा का पता लगाना शुरू किया। प्रत्येक काम के बगल में पट्टिका पढ़कर डूजी अनुमान लगा सकता है कि उन मशीनों में से अधिकांश के लिए क्या थे। यहाँ तक कि उसने एक सौर बल्ब भी देखा जिसे उच्च श्रेणी में रखा गया था। लेकिन जब उसने देखा तो डूजी को शर्मिंदा महसूस हुआ। जब सूरज होता है तो आपको एक प्रकाश बल्ब की आवश्यकता क्यों होगी? कुछ वास्तव में दिलचस्प गैजेट थे, जैसे कि एक डूजी उसके हाथों में था। यह एक समय डिटेक्टर था जिसका उपयोग चीजों की उम्र को खोजने के लिए किया जा सकता था। डूजी ने एक समय के लिए इसके साथ खिलवाड़ किया। गैजेट ने उसे उस वर्ष बताया कि कुछ प्रदर्शन आइटम बनाए गए थे, लेकिन वही पुष्टि करने में असमर्थ था कि दिया गया समय विश्वसनीय था। डूजी थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेलने के बाद इससे ऊब गया और जब उसने इसे नीचे रखा तो उसने गलती से डिवाइस के बटन को दबाया, जबकि इसे सीधे खुद पर इंगित किया गया था। ये लोगों की तस्वीरें भी ले सकता है। डूजी ने इस दुनिया और पृथ्वी के बीच का समय बदल दिया और पाया कि समय डिटेक्टर अप्रत्याशित रूप से सटीक था। अचानक एक विचार उसके दिमाग में चमक गया और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उन्होंने जू को देखा जो लापता मशीन के हिस्से का निर्माण कर रहा था। स्नैप! गेनोम के कानों को घुमाया गया और उसने अपने हाथों में यांत्रिक भागों पर काम करना बंद कर दिया। उन्होंने डूजी को देखा जो बहुत दूर नहीं था। काले बालों वाले युवा अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ एक मशीन को घूर रहे थे। जू ने यांत्रिक भागों को गिरा दिया और डूजी की ओर चला गया। वह इतनी तेजी से चला गया कि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह दौड़ रहा हो। क्या बात, क्या बात! डूजी ने उसके बगल में जू पर नजर डाली। वह एक पल के लिए चुप था, फिर कहा, आज आपका जन्मदिन है। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी खुद की बुद्धि की प्रशंसा कर सकता है। अविश्वसनीय रूप से उन्होंने एक विशाल रहस्य को उजागर किया। क्योंकि वो भगवान एक अनाथालय में बड़ा हुआ, डूजी को डर था कि वह उस दिन भी नहीं जानता था जब वह पैदा हुआ था। लेकिन जू की प्रतिक्रिया ने डूजी पर ठंडा पानी डाला। जन्मदिन! कुछ भ्रम के साथ जू ने कहा। उनकी आवाज में अनिश्चितता ने डूजी को असहज महसूस किया, क्योंकि गेनोम एक अवधारणा के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। यह नहीं जानते कि डूजी को क्यों स्थानांतरित किया गया था। मो भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप नहीं जानते कि आज कितना महत्वपूर्ण है? ये वो दिन है जब एक चमत्कार आर्ट्रेस हाइब्रिड का जन्म हुआ था। ये भविष्य के सर्वोच्च भगवान का जन्मदिन भी है। यहाँ तक कि डूजेट के कान भी लाल हो गए। उसके पास अपने आंतरिक उत्साह को व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था और वह लगभग असंगत रूप से हकलाया, यह महत्वपूर्ण है, आज इसे मनाने के लिए। जब डूजी बोला तो शिव ने अपनी एम्बर आंखें झपकाईं। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह कुछ अच्छा था जिसे उन्हें मनाने की आवश्यकता थी, लेकिन वह डूजेट के अनुरोधों को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? डूजी को स्टंप किया गया था। जन्मदिन की पार्टियों में आने पर उनका कोई वास्तविक दोस्त नहीं था और उन्हें कोई अनुभव नहीं था। हालांकि वह जो जानता था उसके आधार पर आमतौर पर लोग एक केक के ऊपर एक मोमबत्ती जलाएंगे और एक इच्छा करेंगे क्योंकि वे इसे उड़ा देते हैं। अब यहाँ सीमित स्थितियों के कारण तो यदि केक से संबंधित कदम छोड़े गए हैं। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति ने सुझाव दिया, एक इच्छा करो, आज आप जो चाहते हैं वह सच हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, कौन इसे सच करने जा रहा है? जू के होठों के कोने एक मजाक की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदल गए। ईश्वर, मैं इसे सच नहीं करूंगा, डूजी आवेगपूर्ण रूप से चिल्लाया। जू की मुस्कुराहट जो खुद को डूजी की आंखों में डुबोने के लिए लग रही थी, वह ये सोचकर एक व्यक्ति की मुस्कान थी, मैंने अतीत में अनगिनत बार कोशिश की है, लेकिन कोई भी भगवान मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, इसलिए मैं फिर कभी किसी भी चीज की इच्छा नहीं करूंगा। इसलिए भले ही वह चबाने से ज्यादा काट सकता है। डूजी ने कहा कि जैसा कि शिव ने उसे खाली देखा था, जो भी हो आप चाहते हैं, मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूँ। जू ने अपना हाथ उठाया। वह डूजी की गर्दन को छूना चाहता था, लेकिन वह केवल डूजेड के कॉलर पर खींच सकता था, फिर डूजी की नाक के सिरे पर काटने के लिए टिप्टो पर खड़ा हो सकता है।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? जू की आवाज नर्म, कोमल और मीठी थी। डूजी ने अपनी कटाई नाक को अपने हाथ से ढक दिया और सहज रूप से भड़काया। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने स्वयं के बनाने के जाल में फंस गया था, लेकिन वह वास्तव में मोलॉर्ड की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। किसी तरह उन्हें इस बारे में एक बुरा एहसास था कि आगे क्या होने जा रहा था। फिर भी एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति ने सोचा कि सबसे अधिक मोह भगवान रेवेज करने के लिए पूछ सकते हैं। ज्यादातर मोलॉर्ड को इसके भरने के बाद और यह कि इस वीर युवक को ठीक होने के लिए एक दिन के लिए बिस्तर पर झूठ बोलना होगा। डूजी ने अपने छठे अर्थ से खतरे की निरंतर चेतावनियों को नीचे धकेल दिया और लगातार अपने परिवार के मोह भगवान के प्रति अपने इरादों अपनी मृत्यु को पार करते हुए घोषित किया। डूजी की अशुद्ध टकटकी के तहत जू ने क्राउन प्लाजा के दाईं ओर सड़क पर देखा, जो ज्ञान प्लाजा की ओर ले जाता है। इससे पहले कि डूजी प्रतिक्रिया कर सके, जू की आंखों और होठों के कोने बदल गए। मैं आपकी किताब पढ़ना चाहता हूँ। बहुत प्यारे डिंपल की एक जोड़ी छोटे चेहरे पर दिखाई दी। जैसा कि जू ने कहा था, पिछली बार मैंने केवल 8 पृष्ठ देखे थे। मैं हमेशा इसे पढ़ना चाहता था। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।